आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, शिक्षा। हम सब स्कूल, कॉलेज से गुजरे हैं और कहीं ना कहीं ये सवाल आता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम आखिर ऐसा है क्यों? आज हम इसी क्यों की जड़ तक जाएंगे। बिल्कुल, और ये सिर्फ कुछ सरकारी दस्तावेजों की कहानी नहीं है, ये भारत के सपनों की कहानी है। हम 3 बड़ी नीतियों पर बात करेंगे, 1968, 1986 और फिर 2020। और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारत की सोच एक्सेस से क्वालिटी और अब होलिस्टिक डेवलपमेंट तक पहुंची है। हाँ, ये एक पूरा इवोल्यूशन है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं साल 1968 से। ये भारत की पहली व्यापक शिक्षा नीति थी, एक तरह से नींव का पत्थर। ये कोठारी आयोग के सिफारिशों पर आधारित थी, है ना? हाँ, और कोठारी आयोग की एक बात आज भी गूंजती है, द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज नाउ बीइंग शेप्ड इन अ क्लासरूम्स। यानी भारत का भाग्य उसकी कक्षाओं में गढ़ा जा रहा है। बिल्कुल, और इसी एक लाइन ने शिक्षा को सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा औजार बना दिया। उस वक्त देखिए, देश के सामने चुनौती थी एकता और विकास की। और इतनी सारी भाषाएं, इतनी संस्कृतियां। हाँ, उन्हें एक सूत्र में कैसे पिरोया जाए। और यहीं पर शायद 10+2+3 पैटर्न की एंट्री होती है। ये तो वही सिस्टम है जिसमें हम में से ज्यादातर लोग पढ़े हैं। एग्जैक्टली। लेकिन ये सिर्फ एक ढांचा नहीं था, इसका असली मकसद था स्टैंडर्डाइजेशन, यानी मानकीकरण। अच्छा, मतलब पूरे देश में एक जैसा सिस्टम। हाँ, कल्पना कीजिए, उस समय हर राज्य में अपना अलग अलग सिस्टम था। 10+2+3 ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक समान शैक्षिक संरचना दी। ये शिक्षा के जरिए देश को जोड़ने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। तो ये पहला कदम था एक्सेस की तरफ। सही पकड़ा, कि हर कोई एक ही सिस्टम का हिस्सा बने। और इसी एक्सेस को बढ़ाने के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य भी था। साथ ही त्रिभाषा सूत्र की भी बात हुई थी, पर इसको लेकर तो काफी विवाद भी हुआ था, खासकर दक्षिण भारत में। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। देखिए, इरादा तो नेक था कि लोग अपनी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा सीखें, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन उतना आसान नहीं था। इसे कई जगह हिंदी थोपने के तौर पर देखा गया। हाँ, और ये आज भी एक संवेदनशील मुद्दा है। पर अगर हम 1968 के नजरिए से देखें, तो फोकस इस बात पर भी था कि देश आत्मनिर्भर कैसे बने। आप विज्ञान और कृषि पर दिए गए जोर की बात कर रहे हैं। हाँ, वो हरित क्रांति का दौर था। देश को अनाज में आत्मनिर्भर बनाना था। बड़े बड़े बांध बन रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। तो जाहिर है हमें इंजीनियर्स, वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ चाहिए थे। बिल्कुल, इसलिए 1968 की नीति का डीएनए था पहुंच और राष्ट्रीय जरूरतें। ठीक है, तो 1968 में नींव रखी गई, एक हाईवे बना दिया गया। लेकिन करीब 20 साल बाद 1986 में एक नई नीति की जरूरत क्यों पड़ी? क्या उस हाईवे पर गाड़ियां ठीक से नहीं चल रही थी? बहुत अच्छा सवाल है। हाईवे तो बन गया था, लेकिन कई दिक्कतें थीं। पहली, क्या वो हाईवे हर गांव तक पहुंच रहा था? दूसरी, जो गाड़ियां उस पर चल रही थीं, क्या उनकी हालत ठीक थी? क्या उनमें पेट्रोल था? अच्छा, यहीं से हमारी कहानी एक्सेस से क्वालिटी की तरफ मुड़ती है। 1986 की नीति ने माना कि सिर्फ स्कूल खोल देना काफी नहीं है। उन स्कूलों के अंदर क्या हो रहा है ये देखना ज्यादा जरूरी है। और इसी सोच से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जैसे प्रोग्राम का जन्म हुआ। बिल्कुल, और इसका मतलब बहुत सीधा और जमीनी था। ये सुनिश्चित करना कि देश के हर प्राइमरी स्कूल में कम से कम बुनियादी सुविधाएं तो हों। जैसे 2 पक्के कमरे, 2 शिक्षक, जिनमें एक महिला हो, ब्लैक बोर्ड, चौक, नक्शे, बच्चों के लिए खिलौने। हाँ, आज ये सब बहुत बेसिक लगता है, लेकिन सोचिए, ये उस दौर में क्रांति थी। ये कहना था कि बच्चे को एक टूटी हुई टाट पट्टी और टपकती छत वाले कमरे में पढ़ने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ये क्वालिटी की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। सही कहा। और क्वालिटी सिर्फ प्राइमरी स्कूल तक ही नहीं रही। 1985 में इग्नू, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, हाँ, इसकी स्थापना हुई। इसने तो उच्च शिक्षा का पूरा नक्शा ही बदल दिया। बिल्कुल, इग्नू ने उच्च शिक्षा को डेमोक्रेटाइज कर दिया। अब वो लोग, खासकर महिलाएं, नौकरी पेशा लोग, जो रेगुलर कॉलेज नहीं जा सकते थे, वो भी घर बैठे डिग्री ले सकते थे। हाँ, इसने कहीं भी कभी भी सीखने का दरवाजा खोल दिया। लेकिन 1986 की नीति सिर्फ ढांचागत सुधारों तक सीमित नहीं थी। इसका दिल, कह सकते हैं, सामाजिक न्याय में बसता था। आप समावेशन यानी इंक्लूजन की बात कर रहे हैं। महिलाओं, दलितों,
आदिवासियों और दिव्यांगों की शिक्षा पर खास ध्यान दिया गया। और इसमें बड़े एम्बिशियस टारगेट्स भी थे, है ना? हाँ बिल्कुल। जैसे 1990 तक SC/ST बच्चों का 100% नामांकन, महिला साक्षरता को एक मिशन बनाना। और इसी नीति में व्यावसायिक शिक्षा यानी वोकेशनल एजुकेशन पर भी बहुत जोर था। लक्ष्य था कि 2000 तक 25% छात्र वोकेशनल स्ट्रीम से जुड़े। पर क्या ऐसा हो पाया? मुझे तो अपने स्कूल के दिनों से याद है कि वोकेशनल स्ट्रीम को हमेशा एकेडमिक से कमतर ही माना जाता था। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इरादा बहुत अच्छा था कि छात्र सिर्फ किताबी कीड़ा न बने, उनके हाथ में कोई रियल वर्ल्ड स्किल भी हो। लेकिन सामाजिक मानसिकता और इम्प्लीमेंटेशन की कमियों की वजह से वोकेशनल एजुकेशन कभी भी मेन स्ट्रीम नहीं बन पाई। उसे एक तरह से प्लान बी ही माना गया। हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, 1986 में विस्तार और समानता पर काम हुआ, लेकिन फिर सिर्फ 6 साल बाद 1992 में एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन यानी POA लाना पड़ा। इतनी जल्दी क्यों? क्योंकि 1990 के दशक की शुरुआत में भारत एक नए दौर में प्रवेश कर रहा था। अर्थव्यवस्था खुल रही थी और यह महसूस किया गया कि 1986 के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए और ज्यादा फोकस्ड एक्शन की जरूरत है। तो ये कोई नई नीति नहीं थी? नहीं, ये 1986 की नीति को जमीन पर उतारने का एक एक्शन प्लान था। लेकिन इसी दौरान एक ऐसा बदलाव हुआ जिसने उच्च शिक्षा को हमेशा के लिए बदल दिया। आप नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करें, JEE, AIIE वगैरह, हाँ, इनकी जरूरत क्यों पड़ी? मतलब पहले क्या दिक्कतें थी? देखिए, पहले सिस्टम बहुत बिखरा हुआ था। हर कॉलेज का अपना अलग एग्जाम, एक छात्र को 10-15 अलग-अलग फॉर्म भरने पड़ते थे, अलग-अलग शहरों में जाना पड़ता था। बहुत महंगा और थका देने वाला प्रोसेस रहा होगा। बिल्कुल। JEE और AIIE जैसी परीक्षाओं ने एक राष्ट्र एक परीक्षा का सिद्धांत लागू किया। इसने कम से कम सैद्धांतिक तौर पर सबको एक बराबर का मौका दिया। तो कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा में स्टैंडर्डाइजेशन और मेरिटोक्रेसी को बढ़ावा मिला। हाँ, ऑटोमेशन। तो क्या हमारा वो 30 साल पुराना ढांचा इन नई चुनौतियों के लिए तैयार था? शायद नहीं। और इसी सवाल का जवाब है नवीन शिक्षा नीति, यानी NEP 2020। बिल्कुल। और NEP 2020 सिर्फ एक और सुधार नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। इसका लक्ष्य भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। और यह बदलाव स्कूल के पहले दिन से ही शुरू होता है। सबसे बड़ा बदलाव है 10+2 संरचना का खत्म होना। और उसकी जगह ले ली है 5+3+3+4 ने। ये सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग है? पर ये असल में बच्चे के विकास के चरणों के हिसाब से बनाया गया है। पहला 5 साल का फाउंडेशनल स्टेज है, 3 से 8 साल की उम्र के लिए। इसमें प्री स्कूल और क्लास 1 और 2 शामिल है। हाँ, और यहाँ कोई किताबें नहीं, कोई परीक्षा नहीं, सिर्फ खेल, कहानियां, संगीत। मकसद है बच्चे में जिज्ञासा पैदा करना। फिर अगले 3 साल यानी क्लास 3-5 प्रेपरेटरी स्टेज हैं, जहाँ लिखने, पढ़ने और गणित पर ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद 3 साल क्लास 6 to 8 मिडिल स्टेज है। और आखिरी 4 साल क्लास 9-12 सेकेंडरी स्टेज है, जहां छात्र अपनी रुचि के हिसाब से विषय चुनेंगे। 1 मिनट, अपनी रुचि के हिसाब से? मतलब अब ये आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस वाली दीवारें टूट जाएंगी। एग्जैक्टली, यही तो क्रांति है। कोई छात्र फिजिक्स के साथ फैशन डिजाइनिंग पढ़ सकता है। क्यों नहीं, हिस्ट्री के साथ कोडिंग पढ़ सकता है। NEP 2020 मानती है कि ज्ञान को साइलोज में नहीं बांटा जा सकता। ये रट्टाफिकेशन से क्रिटिकल थिंकिंग की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल। मेरा पूरा स्कूल का अनुभव एक तरह से स्लाइड टू स्लाइड या चॉक एंड टॉक टीचिंग जैसा था। टीचर आते थे, ब्लैक बोर्ड पर लिखते थे, हम कॉपी करते थे और परीक्षा में जाके उगल देते थे। ये नया ढांचा उस रटंत विद्या को कैसे तोड़ रहा है? ये उसकी जड़ पर हमला करता है। मिडिल स्टेज यानी क्लास 6 से ही वोकेशनल एजुकेशन और इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी। क्लास 6 से? हाँ, सोचिए, एक 12 साल का बच्चा कोडिंग सीख रहा है या किसी स्थानीय कुम्हार के साथ काम करके मिट्टी के बर्तन बनाना सीख रहा है। मतलब शिक्षा को क्लासरूम से बाहर निकालकर असल जिंदगी से जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल। अब सीखना सिर्फ किताबों से नहीं, अनुभव से होगा। और मैंने सुना है कि रिपोर्ट कार्ड का कॉन्सेप्ट भी बदल रहा है। 360 डिग्री असेसमेंट, ये क्या है? ये रिपोर्ट कार्ड को एक जजमेंट शीट से बदलकर एक डेवलपमेंट मैप बनाने की कोशिश है। अब सिर्फ टीचर नंबर नहीं देंगे, छात्र खुद अपना मूल्यांकन करेंगे, उनके दोस्त करेंगे। अच्छा। और इसमें सिर्फ अकादमिक नंबर नहीं होंगे, बल्कि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इन सब का आकलन होगा। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। अच्छा, उच्च शिक्षा में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम। इसका क्या मतलब है? इससे आप शिक्षा का नेटफ्लिक्स मॉडल समझ सकते हैं।
नेटफ्लिक्स मॉडल। हाँ, हाँ। मान लीजिए आपने 4 साल के इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिला लिया। 1 साल बाद आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तो पुराने सिस्टम में वो 1 साल बर्बाद हो जाता था। अब नहीं, अब आपको 1 साल के लिए सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पूरे करने पर डिप्लोमा, और सबसे अच्छी बात, कि आप बाद में वापस आके वहीं से शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, आपकी मेहनत एक्सपायर नहीं होगी। इससे ड्रॉप आउट रेट कम करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को एक साथ देखें, 1968, 1986, 92 और 2020, जी, तो एक साफ तस्वीर उभरती है। बिल्कुल। 1968 का फोकस था एक्सेस और नेशनल इंटीग्रेशन। सबको एक सिस्टम में लाना। 1986, 92 का फोकस था इक्विटी और क्वालिटी। सिस्टम को बेहतर बनाना और ये सुनिश्चित करना कि समाज के आखिरी व्यक्ति तक भी अच्छी शिक्षा पहुंचे। और 2020 का फोकस है होलिस्टिक डेवलपमेंट और फ्यूचर रेडीनेस। छात्रों को 21वीं सदी के लिए तैयार करना। हाँ, उन्हें सिर्फ नॉलेजेबल नहीं, बल्कि स्किल्ड, क्रिएटिव और अडैप्टेबल बनाना। यानी सफर पहुंच से गुणवत्ता और अब समग्र विकास तक आ पहुंचा है। बिल्कुल, आज की इस गहरी पड़ताल का सार यही है। हमने 1968 से 2020 तक शिक्षा के बदलते चेहरे को देखा। अंत में मैं बस यही कहूंगा कि शिक्षा वो नींव है जिस पर हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। NEP 2020 कागज पर एक क्रांतिकारी दस्तावेज है, लेकिन इसकी असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे जमीनी स्तर पर कैसे लागू किया जाता है। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। NEP 2020 छात्रों को आजादी देती है, रटने की जगह समझने पर जोर देती है और नंबरों की दौड़ से आगे समग्र विकास की बात करती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस नए ढांचे को असलियत में बदलने में सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर ट्रेनिंग, या फिर हम सबकी, छात्रों, अभिभावकों और समाज की वो मानसिकता बदलना जो दशकों से